नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम बुलेटिन, जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे भारतीय हॉकी टीम की उस उपलब्धि के साथ जिसने आज एक नया इतिहास और एक नया कीर्तिमान रचा है। टोक्यो ओलंपिक का 10वां दिन यानी आज भारत के लिए खास दिन साबित हुआ। पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया और सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है और इस तरह भारत के पदक की उम्मीद काफी बढ़ गई है। हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि टीम की यह फॉर्म सेमीफाइनल में भी जारी रहेगी। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 97वें मिनट में गोल किया। ब्रिटेन के लिए एकमात्र गोल सैमुअल वार्ड ने 45वें मिनट में किया। सेमीफाइनल में भारत का सामना विश्व चैंपियन बेल्जियम से होगा, जिसने तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन को 3-1 से हराया था। वहीं दूसरी तरफ भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने आज टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतकर भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जिसने 2 मेडल जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। बता दें आपको, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में चीन की जियाओ बेंग को 21-13, 21-15 से हरा दिया। पीवी सिंधु ने इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने का श्रेय अभी तक सिर्फ सुशील कुमार के नाम था, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 के लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन पीवी सिंधु ऐसा करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। पीवी सिंधु इससे पहले सेमीफाइनल मैच में वर्ल्ड नंबर 1 चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से हार गई थी, जिससे वो गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर हो गई थी। तो ये 2 बड़ी खबरें खेल के मैदान से। एक तरफ भारतीय हॉकी टीम ने ये बड़ा इतिहास और एक नया कीर्तिमान रचा है। ये वाकई गर्व की बात है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये बात अलग है कि दिलचस्पी लेने वाले हमारे खेल प्रेमी क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आज ये बड़ा गौरव का दिन है। खुशी की बात है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी और भारतीय हॉकी टीम ने एक नया कीर्तिमान रचा है। इधर दूसरी तरफ पीवी सिंधु ने देखिए जो उपलब्धि हासिल की है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु के इस ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, पीवी सिंधु के इस शानदार प्रदर्शन से हमें खुशी हुई, हम उत्साहित हैं। उन्हें टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। वो भारत का गौरव है और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक खिलाड़ी हैं। #टोक्यो 2020। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पीवी सिंधु की तारीफ की। वो लिख रहे हैं, क्या उल्लेखनीय प्रदर्शन है, हमें एक बार फिर गौरवान्वित करता है। टोक्यो 2020 पर बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। भविष्य के सभी खेलों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपने आज कई नवोदित बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने एक नई जिम्मेदारी संभाली है खेल मंत्री के तौर पर, उन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु की जीत पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। बेटी पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। चलिए, वाकई खुशी की बात है। भारत की झोली में अब तक 3 मेडल आ चुके हैं। इससे पहले भारत की ही मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में जिस तरह से पदक जीता,
और मेडल भारत की झोली में डाला। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने ये उपलब्धि हासिल की और अब पीवी सिंधु। रुक करते हैं अगली खबर का। प्राइम टाइम में अब बात करते हैं भारत की, जिससे आज एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाल ली है। भारत की अध्यक्षता में 2 अगस्त को कामकाज का पहला दिन होगा। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। इस मौके पर तिरुमूर्ति ने फ्रांस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत शांति सैनिकों की याद में भी कार्यक्रम करेगा। 9 अगस्त को होने वाली काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। भारत अपने कार्यकाल के अंतिम महीने यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। और अब बात उन पत्थरबाजों की जिनकी अब खैर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी अब और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस संबंध में कश्मीर सीआईडी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल तो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। और इधर प्राइम टाइम में अब बात करते हैं वैक्सीनेशन पर एक बार फिर से हो रही सियासत की। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन की कमी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जुलाई का महीना चला गया है लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ अपने उस पुराने ट्वीट को भी कोट किया है जो उन्होंने 2 जुलाई को किया था। राहुल गांधी ने अपने पुराने ट्वीट में कहा था कि जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। दरअसल केंद्र सरकार ने जुलाई में वैक्सीन की कमी को दूर करने की बात कही थी। साथ ही यह भी दावा किया था कि जुलाई के आखिर तक 50 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। हालांकि सरकार ने कहा था कि जुलाई तक कुल 51 करोड़ 60 लाख डोज जरूर लगा दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो यह पता चलता है कि मई और जून के मुकाबले जुलाई के महीने में टीका लगने की संख्या में इजाफा हुआ है। जुलाई में रिकॉर्ड 13 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई। चलिए अब प्राइम टाइम में राष्ट्रीय खबरों से लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी कुछ खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और इस दौरान वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता अरुण यादव के कांग्रेस से नाराज होने की खबरों के बीच अरुण यादव ने आज एक ट्वीट करते हुए बड़ा बयान दिया। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे शरीर और परिवार की खून की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा प्रवाह करती है। मुझे और मेरे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा है, मेरे नाम के आगे और मेरे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा है, सिंधिया नहीं। इसके साथ ही अरुण यादव ने कहा कि अगर कोई अलगाववादी ताकतें किसी तरफ इशारा कर रही है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यानी अरुण यादव ने स्पष्ट संकेत दे दिया, स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो कांग्रेस से जाने वाले नहीं हैं। अब क्या होता है, अरुण यादव के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के इस ट्वीट को रिट्वीट किया और लिखा, शाबाश अरुण, आपसे यही हम सभी लोगों की उम्मीद है। और फिर देखिए ये मसला यहां पर नहीं थमता है। अरुण यादव के ट्वीट को दिग्विजय सिंह रिट्वीट करते हैं, लेकिन बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने अरुण यादव के ट्वीट पर तंज कसा है।
यादव जी के ट्वीट में अरुण यादव जी की कुंठा और खीज नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि वो भाजपा में आ रहे हैं। ये उनकी खीज और उनकी अविश्वसनीयता पर, उनकी गुटबाजी में उपेक्षा पर जो उनकी मानसिकता है वो उजागर हो रही है। इसीलिए उनको अपने आप को अपनी ही पार्टी में सिद्ध करना पड़ रहा है भाजपा की आड़ लेकर। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की सियासी खबरों का भी रुख कर लेते हैं प्राइम टाइम में, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश के ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें त्रिपुरा जाने के निर्देश दिए हैं। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे के साथ टीएस सिंहदेव को अटैच किया गया है। दरअसल त्रिपुरा कांग्रेस में असंतोष की खबरों के बीच कांग्रेस आलाकमान को आशंका है कि बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगे हैं। दल बदल की आशंका को देखते हुए ये दोनों नेता त्रिपुरा के असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ ये जानकारी मिली कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। तो यथास्थिति की जानकारी लेके और क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, तो एआईसीसी तरफ से जानकारी आई थी कि अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, तो उनके साथ में मेरे को भी कहा गया है कि वो। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। मिर्जापुर में उन्होंने विंध्य कॉरिडोर की नींव रखी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बनने की लागत करीब 350 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मिर्जापुर में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, जो कि पहले नहीं थी। यूपी दंगों में आग में जलता देखा प्रदेश को, लेकिन अब दंगे प्रदेश में नहीं होते। योगी ने राज्य में कानून के राज को कायम किया है, अब कानून का राज है। अमित शाह ने आगे कहा कि 550 साल से रुके राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत मोदी जी ने की। अमित शाह ने आगे कहा कि अखिलेश राज में 10 मेडिकल कॉलेज छोड़ गए थे अखिलेश, मुख्यमंत्री योगी ने 40 की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि 2022 के चुनाव में भी योगी जी को जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम, और आज यहाँ पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्था है, मंदिर के गलियों के फसाड ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का, रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेला परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहाँ पर शुरू होने जा रही है। बात करते हैं फ्रेंडशिप डे की, दोस्ती की, क्योंकि बात फ्रेंडशिप की हो रही है तो चलिए राजनीति की भी हम बात कर लेते हैं। राजनीति के शीर्ष नेताओं की दोस्ती की बात अगर हम करें तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बीजेपी के नायकों की दोस्ती की कहानी क्या कह रही है। दोस्ती की मिसाल, अटल आडवाणी की दोस्ती, मोदी शाह की दोस्ती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद भले ही अटल आडवाणी की जोड़ी टूट गई हो, लेकिन दोनों की दोस्ती के किस्से अमर हैं। आडवाणी ढलती उम्र और स्वास्थ्य कारण से अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब इस जोड़ी ने देश की राजनीति को प्रभावित किया। अटल बिहारी वाजपेयी उम्र में आडवाणी से बड़े थे। दोनों की पहली मुलाकात 50 के दशक में राजस्थान में हुई थी। उसके बाद जब वाजपेयी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और आडवाणी को जनसंघ के विजयी सांसदों की मदद के लिए दिल्ली बुलाया गया, तब दोनों में दोस्ती और गहरी हो गई। पार्टी के लिए दोनों साथ मिलकर काम तो करते ही थे, खाली वक्त भी साथ में गुजारते थे। वो साथ में फिल्में देखते थे और खाते पीते भी थे। साल 1975 में आपातकाल के दौरान दोनों साथ जेल भी गए।
बीजेपी में जब भी भावी प्रधानमंत्री की बात होती थी तब आडवाणी का नाम लिया जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा की गई तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ऐलान किया। इस ऐलान पर खुद वाजपेयी भी हैरान थे। उन्होंने आडवाणी से कहा, एक बार उनकी सहमति तो ली गई होती। इस पर आडवाणी ने उल्टा उन्हीं से सवाल किया, अगर मैंने आपसे पूछा होता तो क्या आपने मेरे प्रस्ताव को हाँ कहा होता? ऐसी दोस्ती थी अटल और आडवाणी की। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं रहे। अयोध्या मुद्दे पर दोनों के विचार अलग अलग रहे, लेकिन आडवाणी के घर में उनकी पत्नी की ही चलती थी। अगर आडवाणी और वाजपेयी के बीच कभी कोई तनाव होता तो कमला आडवाणी ही मसलों को सुलझाती थी। वो वाजपेयी जी का बहुत आदर करती थी। अटल आडवाणी की जोड़ी के बाद भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों दूसरी जोड़ी मोदी शाह की दोस्ती सबके सामने है। देश के बेहद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन इन दोनों नेताओं की व्यक्तिगत जिंदगी से ज्यादा इनकी प्रोफेशनल जिंदगी लोगों के सामने रहती है, और इसी प्रोफेशनल जिंदगी के जरिए कह सकते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी ने दोस्ती को नए मायने दिए हैं। अमित शाह और मोदी 1987 से एक दूसरे के साथ हैं, यानी ये साथ 34 सालों का है। पीएम मोदी अमित शाह से उम्र में बड़े हैं और कद में भी, लेकिन दोस्त होने के नाते उनमें अनौपचारिकता नजर नहीं आती, बल्कि अमित शाह छोटे बनकर हमेशा मोदी का सम्मान करते ही दिखते हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री से रोज नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं बड़े ही औपचारिक तरीके से। अमित शाह प्रधानमंत्री की कार के बाहर स्वागत के लिए खड़े होते हैं। निजी जीवन में ये दोनों भले ही अनौपचारिक रहते हों, लेकिन जब वो दुनिया के सामने होते हैं तो जीवन में अनुशासित और औपचारिक रहने का उदाहरण पेश करते हैं। मोदी के प्रति अमित शाह जो महसूस करते हैं वो उनके सम्मान में साफ दिखाई देता है। शाह मोदी को साहब कहते हैं। ऐसा ही सम्मान प्रधानमंत्री मोदी भी अमित शाह के प्रति रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य दोस्तों की तरह इन दोनों ने भी साथ में चाय समोसे नहीं खाए होंगे। अमित शाह और मोदी की जिंदगी में भी एक रेस्टोरेंट था जहां वो साथ में चाय और जलेबी खाया करते थे। वहीं बातों बातों में अमित शाह ने मोदी पर भरोसा जताते हुए ये कहा था कि आप बीजेपी का भविष्य हैं और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये भरोसा तब का है जब मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अमित शाह ने मोदी पर भरोसा बनाए रखा और मोदी अमित शाह के भरोसे के साथ आगे बढ़ते गए। 2014 के बाद से इस जोड़ी को और इस दोस्ती को देश देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए, दोस्ती के दिन अगर प्रदेश के दिग्गजों के रिश्तों की बात ना हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। इस खास रिपोर्ट में देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति के पुरोधाओं की दोस्ती और उनकी कहानी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती की अनोखी मिसाल, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुराना रिश्ता। दिग्गी और नाथ की दोस्ती पुरानी। फिल्म शोले की तरह मध्य प्रदेश में जय वीरू की जोड़ी यानी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोस्ती पिछले 30 साल से ज्यादा समय से चली आ रही है। एमपी के दोनों कद्दावर नेताओं की दोस्ती 90 के दशक में तब जमी जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख हुआ करते थे और नरेंद्र सिंह तोमर युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष। दोनों ने अपनी अपनी काबिलियत से बीजेपी की राजनीति में अपना मुकाम बनाया। बात जब दोस्ती निभाने की आई तो शिवराज सिंह चौहान ने 2006 में अपने दोस्त की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिफारिश की। उसके बाद तोमर ने प्रदेश में अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2008 और 2013 के चुनाव में इस जोड़ी ने कमाल दिखाया। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में चले गए। तब से वे वहां शिवराज सिंह चौहान के लिए संकट मोचक की भूमिका में हैं। इन दोनों जमीनी नेताओं की दोस्ती ऐसी है कि 2020 में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट हुआ। तब आला कमान को समझाने और विश्वास में लेने में नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा हाथ रहा। उस समय भी मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही पहली पसंद रहे। यानी शिवराज सिंह चौहान के लिए दिल्ली में दोस्त नरेंद्र सिंह तोमर है ना। जय और वीरू की ये दोस्ती प्रदेश की सियासत में किसी मिसाल से कम नहीं है। दोस्ती के बड़े दिन पर प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गजों की दोस्ती की बात ना की जाए तो नाइंसाफी होगी। पूरे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दोस्ती के किस्से भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे हैं। 2018 में जब कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब कहा गया कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में राजा दिग्विजय सिंह का हाथ था। मुख्यमंत्री की रेस में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अपनी उस दोस्ती का फर्ज निभाया जो 1993 में कमलनाथ ने निभाया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर। कहा जाता है कि तब अर्जुन सिंह सुभाष यादव का नाम आगे बढ़ाना चाहते थे। माधवराव सिंधिया का नाम भी चल रहा था।
लेकिन कमलनाथ ने हाईकमान के सामने दिग्विजय सिंह की पैरवी की। दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।